हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और आप लोगों को अधिशोषण और उत्प्रेरक के बारे में हमने जानकारी दे दी है, एडजॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है एंजाइम। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर बायो लिए होंगे एंजाइम के बारे में। वहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में पढ़ाया गया होगा। और उत्प्रेरक के बारे में अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उत्प्रेरक क्या होता है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया की गति को बढ़ाने या घटाने का काम करने वाला पदार्थ उत्प्रेरक होता है। द केमिकल मटेरियल विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटलिस्ट। आप जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करते हुए जो आपके शरीर में पाचन तंत्र है वो आपका कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन मुख से होते हुए आपके पूरे बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका यकृत होता है, आपका बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब भागों में भोजन के पाचन का कार्य होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो हर एक भाग में कुछ ना कुछ एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम हमारे भोजन के पाचन में हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्या अगर वो एंजाइम ना हो तो भोजन का पाचन नहीं होगा? ये एक प्रश्न बनता है हम लोगों के बीच कि एंजाइम का हमारे भोजन के पाचन में कार्य क्या है। तो आप इसका सीधा सीधा आंसर जानिए कि अगर एंजाइम हमारे शरीर में ना हो तो जो आप एक बार में खाया हुआ भोजन है उसको पचने में लगभग 50 वर्ष लग सकते हैं। यानी कि एक बार का आपका भोजन 50 वर्षों के बाद पचेगा। तो एंजाइम का कार्य क्या है? भोजन के पाचन की क्रिया को तेज कर देना। जो हमारे शरीर का एंजाइम है वो हम जो भोजन खाते हैं उसको तेजी से पचाता है और पचा करके हमको ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करता है, ताकि हम उस एनर्जी से अपने डेली लाइफ के काम कर सकें, ताकि हम उस एनर्जी से पढ़ सकें, लिख सकें, पढ़ा सकें, जा सकें, आ सकें, यह कार्य कर सकें। तो जो एंजाइम है, एंजाइम हमारे शरीर के अंदर एक उत्प्रेरक का ही कार्य कर रहा है। वह भोजन के पाचन की क्रिया को तेज कर रहा है। अगर एंजाइम सही से काम नहीं करेगा तो भोजन के पाचन को करने में हमें असुविधा होगी। अभी अभी हमने बताया कि अगर हमारे शरीर के अंदर के सारे एंजाइम नष्ट हो जाते हैं तो एक बार जो आप भोजन करते हैं, जो आप फूड गेन करते हैं, उसके बाद आपका वह भोजन पचने में 50 वर्ष से भी अधिक का समय लग सकता है। तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो मानव शरीर के पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम तेज कर देता। तो आपके भोजन के खाने के रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर रहा है, भोजन के खाने के दर को प्रभावित कर रहा है। इसलिए हमारे लिए क्या है? उत्प्रेरक। और इस चैप्टर में यह क्यों है? देखिए, एंजाइम भोजन के प्रोसेस को तेज कर रहा है तो उत्प्रेरक का कार्य है। और उत्प्रेरक जो है वो अधिशोषण, एडजॉर्प्शन थ्योरी पे काम करता है। इस कारण हमको इस चैप्टर के अंदर एंजाइम के बारे में भी पढ़ना। यहाँ पर यह टॉपिक एंजाइम उत्प्रेरक कोर्स में इस लेसन में, इस पार्ट में इस कारण है क्योंकि भैया यह उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक अधिशोषण पे काम करता है। अधिशोषण जो है वह पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है। इस कारण हमें एंजाइम उत्प्रेरक को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो एंजाइम के बारे में हम जानते हैं, एंजाइम के अंदर दो भाग होते हैं। एक होता है अप्रोटीनिक भाग, अप्रोटीनिक जिसमें प्रोटीन नहीं होता, और एक होता है प्रोटीनिक भाग। एंजाइम के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है अप्रोटीनिक भाग और एक होता है। तो एंजाइम के अंदर आपके कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए, अप्रोटीनिक भाग और प्रोटीनिक भाग। एंजाइम बेसिकली आप जान लीजिए एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इंग्लिश में भी इसे ग्लोबुलर प्रोटीन ही कहते हैं।
अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, आपको इसी साल एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु, पूरा बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन एंजाइम एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनता है जिसे हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और एंजाइम के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है प्रोटीनिक और एक होता है अप्रोटीनिक। केमिस्ट्री की भाषा में जो प्रोटीनिक भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है, इंग्लिश में भी इसे एपो एंजाइम ही कहते हैं। और जो अप्रोटीनिक भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक समूह। इंग्लिश में इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस अप्रोटीनिक भाग के अंदर भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है कार्बन श्रृंखला और एक होता है धातु आयन। जो कार्बन श्रृंखला होती है उसे हम लोग कहते हैं कोफैक्टर, सॉरी, जो धातु आयन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर। और जो कार्बन श्रृंखला होती है उसे हम लोग कहते हैं को एंजाइम। ध्यान दीजिए, एंजाइम उत्प्रेरक को हमने अलग अलग कैटेगरी में आपको बांट करके बताया है कि जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं, पहले तो एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में जान लीजिए कि एंजाइम मानव शरीर के अंदर पाचन की क्रिया को तेज करने का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक अधिशोषण के सिद्धांत पर निर्धारित करता है, इसलिए एंजाइम को यहाँ पढ़ रहे हैं। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के बनता है। ग्लोबुलर प्रोटीन का एक प्रकार होता है जिसके बारे में आगे आपको जैव अणु नामक पाठ में हम बताएंगे। इसके बाद हमने एंजाइम के अंदर जाने की कोशिश की, तो एंजाइम के अंदर दो भाग पाए गए। एक भाग होता है अप्रोटीनिक भाग जिसमें प्रोटीन नहीं होता, एमिनो एसिड नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही मिल करके बनता है। और एक होता है प्रोटीनिक भाग। जो प्रोटीनिक भाग होता है केमिस्ट्री की भाषा में इसे एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। और अप्रोटीनिक भाग को प्रोस्थेटिक समूह के नाम से जाना जाता है। अप्रोटीनिक भाग के अंदर भी दो भाग होते हैं, एक होता है कार्बन श्रृंखला का भाग और एक होता है धातु आयन का भाग। कार्बन श्रृंखला वाले भाग को को एंजाइम कहते हैं और जो धातु आयन एंजाइम के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये अगर कोई आपसे पूछे एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, तो आप कम से कम इतनी चीज़ें इस प्रश्न के आंसर में आप लिख पाएँ कि एंजाइम एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक है जो भोजन के पाचन क्रिया को तेज कर सकता है। एंजाइम इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट विच इनहांस द रेट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? और फिर आप एंजाइम्स के पार्ट्स के बारे में आप आसानी से बता दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा, तो एंजाइम के बारे में आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके बाद, अभी चूंकि एंजाइम पढ़ तो लिए भोजन के प्रोसेस को तेज करता है, लेकिन एंजाइम भोजन के प्रोसेस को तेज कैसे करता है हमको यह भी जानना पड़ेगा, मतलब वर्किंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम उत्प्रेरक के कार्य, तो इसमें एंजाइम उत्प्रेरक के कार्य करने की तरीका हमको यह जानना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से बताया गया है। मान लिया गया है कि यह एक एंजाइम है, ये क्या है आपका? एंजाइम। और कुछ पदार्थ हैं यहाँ पर तिकोने में, इसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में अभिकारी पदार्थ हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं सबस्ट्रेट। और ये एंजाइम, जैसे हमारे पेट के अंदर एंजाइम ऐसे ही रूप में होगा, और ये आपके अभिकारी पदार्थ होंगे। ये अभिकारी पदार्थ चूंकि सबस्ट्रेट है इन्हें यस से लिखा जाएगा और एंजाइम को किससे लिखा जाएगा? ई से लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि यह अभिकारी पदार्थ जाएंगे और एंजाइम के जो सतह आप देख रहे हैं ना, सतह पर जाकर के बैठेंगे। इन सतहों पर ये जो छिद्र होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सक्रिय केंद्र, इंग्लिश में एक्टिव सेंटर्स। तो फिर से ध्यान से देखिए, हम एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। क्रियाविधि पढ़ने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है।
हमने कहा कि यह एक एंजाइम का सतह है। आपका जैसा मन हो आप ऐसे बनाइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के एंजाइम दुनिया में हैं और हर एंजाइम एक विशेष रिएक्शन देते हैं, अपना स्पेशल रिएक्शन देते हैं। अगर पेप्सिन है तो वो उसका काम प्रोटीन का पाचन करना है हमारे शरीर के अंदर, एमाइलेज है तो उसका काम अलग है। हर एक एंजाइम का अपना एक अलग कार्य है। ये नहीं कि ये वाला एंजाइम अगर ये नहीं पचा पाएगा तो दूसरा चीज़ पचा देगा, ऐसा कुछ कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सबका अपना एक विशेष स्पेशल एक्टिव सेंटर्स होता है, सक्रिय केंद्र होता है। और ये जो सबस्ट्रेट है ये हमारे पदार्थ हैं, ये जाते हैं एंजाइम की सतह पर बैठते हैं। बैठे तो अधिशोषण हुआ, बैठने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर उत्पाद बनाने का कोशिश करते हैं, बैठ गए। बैठने के बाद रिएक्शन प्रोसेस हुआ, इसे हम लोग कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं एंजाइम अभिकारी उपसहसंयोजी यौगिक। एंजाइम अभिकारी उपसहसंयोजी यौगिक नोट्स में हम आपको बता देंगे। कुछ देर यहाँ पर रहने के बाद उत्पाद बनता है और फिर वो अंत में एंजाइम की सतह को छोड़ देते हैं और उत्पाद बना करके क्या होते हैं, बाहर। ये होता है वर्किंग ऑफ एंजाइम। अगर इसको शॉर्टकट कुछ किताबों में लिखा हुआ है, जैसे हमने चित्र के आधार पे बताया, वहाँ पे ऐसे बताएगा, ई मतलब एंजाइम और यस मतलब सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम अभिकारी उपसहसंयोजी। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट बनाए और अंत में एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। यह एक लाइन से हम यह पूरी क्रियाविधि लिखते हैं। फिर से देखिए, समझिए, वर्किंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम के काम करने का तरीका। जैसे हम लोग क्या है, अगर कहीं जाते हैं किसी शहर में तो मकान लेते हैं, रूम लेते हैं, गए रूम लिए, वहाँ रुके तो अगल बगल आस पड़ोस के साथ कुछ संबंध बना, रिलेशन बना, काम खत्म किया, रूम तो वैसे ही छोड़ के चले आए, लेकिन जो अगल बगल वालों के साथ रिलेशन है, संबंध है, जो उनका फ़ोन कांटेक्ट है, वो आपस में हमने शेयर किया है, आगे चल करके भी हम लोग बात करते रहते हैं, भले हम उस जगह न रहें। वही काम आपका एंजाइम भी है। एंजाइम के पास कुछ खाली जगहें होती हैं जहाँ पर आदमी जा कर के ठहरता है, उन खाली जगहों को हम लोग सक्रिय केंद्र कहते हैं। बाहर से जाने वाले पदार्थ, जिनको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में अभिकारी पदार्थ सबस्ट्रेट कहते हैं, यह पदार्थ वहाँ जा कर के बैठते हैं। बैठने के बाद कुछ दिन आपस में संबंध बनाने में लगेगा, बात करने में लगेगा, बातचीत व्यवहार बनाने में लगेगा, तो फिर वह आपस में उत्पाद बनाने का प्रयास करते हैं। और उत्पाद बनने के बाद क्या होता है, उत्पाद अलग हो जाता है, काम होने के बाद हम चले जाते हैं और एंजाइम की सतह को वहीं पर छोड़ देते हैं। यही हमारे शरीर के अंदर भी होता है और यही एंजाइम की मुख्य क्रियाविधि भी है। आप इसको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम अभिकारी के साथ मिलेगा, एंजाइम अभिकारी उपसहसंयोजी यौगिक बनेगा। उसके बाद एंजाइम अभिकारी उपसहसंयोजी यौगिक एंजाइम अभिकारी उत्पाद बनाएगा। एंजाइम उत्पाद बनने के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद अलग हो जाएगा। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये स्टेप इतना आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप यहाँ से यहाँ पर, और ये आपका थर्ड स्टेप। यानी कि एंजाइम 3 पदों में कार्य करता है, 3 स्टेप में कार्य करता है। पहला, एंजाइम की सतह पर बाहरी पदार्थ आके रुकते हैं। दूसरा, बाहरी पदार्थ मिल करके उत्पाद बनाते हैं। और तीसरा, उत्पाद निकल करके चला जाता है और एंजाइम की सतह छूट जाती है। यानी कि फर्स्ट जो है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर। सेकेंड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टर्न इनटू एंजाइम प्रोडक्ट। एंड लास्ट, थर्ड, एंजाइम प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम सेपरेटली। क्लियर है? तो यह हमारा जो है एंजाइम का वर्क फंक्शन है, जो कि आपको नोट्स में हम आपको दे देंगे। अब यहाँ से एंजाइम को पढ़ने के बाद आपका यह जो चैप्टर है, इसके 2 पार्ट हो गए। एक एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण, और दूसरा उत्प्रेरक, खत्म हो गया। तीसरा जो है वह है विलयन।
विलियन आपका दूसरा चैप्टर भी है, सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर भी आपके कोर्स में है, लेकिन यहाँ पर जो है इसी चैप्टर के अंदर विलियन के बारे में भी बताया गया है। और कौन सा विलियन मेन बताया गया है, उस विलियन का नाम है कोलाइडी विलियन, इंग्लिश में कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई। तो सबसे पहले आप जानिए कि विलियन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम ग्राहम थॉमस था। उन्होंने जो विलियन होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सत्य विलियन, ट्रू सॉल्यूशन, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलियन, और तीसरा होता है सस्पेंशन, हिंदी में कहते हैं निलंबन। कणों का आकार के आधार पर उन्होंने बांटा है। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के कण हैं विलियन में, तो इसे हम लोग कहेंगे कोलाइडी विलियन। अगर 1 नैनोमीटर से छोटे हैं कण तो सत्य विलियन, और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं तो इसे हम लोग कहेंगे निलंबन। ध्यान से देखिए, विलियन में आपको इस चैप्टर में केवल और केवल कोलाइडी विलियन के बारे में ही पढ़ना है। सत्य विलियन के बारे में आपको आगे अभी हम विलियन नामक पार्ट में पढ़ाएंगे। विलियन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है ग्राहम थॉमस के द्वारा। एक है सत्य विलियन, ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलाइडी विलियन और एक है निलंबन। सत्य विलियन जैसे कि यह हम एक डब्बा बनाते हैं, इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं। इन कणों का आकार लगभग 1 नैनोमीटर से कम। इसके जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, तो ऐसे विलियन को कोलाइडी विलियन कहते हैं। और जिनके कण 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हों, ऐसे विलियन को हम लोग निलंबन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि 2 पदार्थों को आपस में इस तरह से मिलाया जाए, यदि उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, द साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। यदि उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो उसे हम लोग कोलाइडी विलियन कहेंगे। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव शेप एंड साइज नियर अबाउट 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। और यदि कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है तो उसे हम लोग निलंबन यानी कि सस्पेंशन कहेंगे। यानी कि विलियन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह कोलाइडी विलियन से रिलेटेड। तो हमने कहा कि कोलाइडी विलियन को पढ़ाने से पहले जान लिया जाए आया कहाँ से। तो ये आया आपका यहाँ से, जैसे सत्य ट्रू सॉल्यूशन, चीनी पानी का घोल है, शुगर एंड वाटर, वह ट्रू सॉल्यूशन। इसमें आपको कण दिखाई नहीं देंगे, चीनी घुल गई पूरी तरीके से तो वो दिखाई नहीं देगी, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे जेली है उसमें छोटे छोटे कण आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप उसको अलग नहीं छुओगे तो पूरी जेली बाहर निकल आएगी, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, तो इसे क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। और निलंबन आपका क्या है, निलंबन जैसे कि सैंड एंड वाटर, बालू और पानी, आपको बालू दिखाई भी देगी और आप आसानी से उसे क्या कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इसमें जेली के बारे में, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में जानना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इनके पीछे लॉजिक है। तो अब हमारा टॉपिक केवल और केवल कोलाइडल सॉल्यूशन ही इस चैप्टर में है, जिसमें आपको करीब 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि बड़े टॉपिक और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं, केवल थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज आप लोगों ने पढ़ा एंजाइम के बारे में, एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में, फिर उसके आपने पढ़ा वर्किंग ऑफ एंजाइम। तो आज के लिए इतना।